दोस्तों, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ आज यानी कि 6 जनवरी 2025 से 8 जनवरी 2025 के बीच में सब्सक्रिप्शन करने के लिए ओपन है। 10 रुपए इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है। प्राइस बैंड है 133 रुपए से 140 रुपए प्रति शेयर और दोस्तों लॉट साइज है 107 शेयरों का। दोस्तों अगर बात करें टोटल इशू साइज की, जी हाँ, तो 410 करोड़ रुपए का ये इशू साइज है और फ्रेश इशू इसमें से 210 करोड़ रुपए है, यानी कि 210 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएगा। कंपनी इसका क्या करेगी इसी वीडियो में जानेंगे। ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ का है और ये पैसा प्रमोटर्स जो है अपने पास रखेंगे, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। और अब दोस्तों स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग 6 जनवरी आज ये आईपीओ खुल चुका है और क्लोज होगा 8 जनवरी 2025 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 9 जनवरी 2025 को कंपनी करने वाली है और इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपको ये शेयर नहीं मिलेगा ना दोस्तों, तो 10 जनवरी को आपका पैसा जो है अनफ्रीज हो जाएगा। और अगर बात करें डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने की, तो वो होगा 10 जनवरी को और लिस्टिंग डेट दोस्तों 13 जनवरी को होगी। तो 13 जनवरी को आप तैयार रहिएगा। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग ये एक कंपनी है जो कि शेयर बाजार का हिस्सा बन जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि मैं सभी वीडियो में आपको बताता हूं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। रिटेल कैटेगरी में अगर आप 2 लाख रुपए से कम पैसा लगाएंगे तो आपको रिटेल कहा जाएगा। एक लॉट 107 शेयरों का होगा और 14,980 रुपए आपको लगाना होगा। एक एक करके आप बढ़ेंगे और इसमें 2 लाख के अंदर ही रहेंगे। 13 लॉट 1391 शेयर 1,94,740 रुपए आपको लगाने होंगे। और अगर आप 2 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में हैं तो आपको SHNI कहा जाता है और 14 लॉट यहाँ मिनिमम है और मैक्सिमम है 66 लॉट। तो अगर आप मिनिमम में जाएंगे तो 2,09,720 और मैक्सिमम तक पहुंच पाएंगे 9,88,680 रुपए तक। 10 लाख से ऊपर अगर आप लगाते हैं तो आपको कहा जाएगा BHNI और यहाँ पे 67 लॉट के लिए मिनिमम 7,169 शेयरों के लिए आपको लगाना होगा 10,03,660 रुपए। जहां पर भी आप सुटेबल हो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बिजनेस मॉडल पे। 2012 से इनकॉर्पोरेटेड ये कंपनी है, तो इसने अच्छा खासा तरक्की कम समय में कर लिया। और कंपनी करते क्या है, कंपनी है मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ये आप समझिए। और ये जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है कंपनी बनाती है किसके लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए और केमिकल सेक्टर की कंपनियों के लिए भारत के अंदर। और कंपनी की कैपेबिलिटी है कि एंटायर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है कंपनी का अपना खुद का है। कंपनी जो है टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसमें कि डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सारा का सारा कंपनी सब कुछ करके देती है फार्मास्यूटिकल और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। यानी कंपनी का जो बिजनेस है B2B सेगमेंट के लिए काम करती है कंपनी और फार्मा और केमिकल कंपनियों के लिए काम करती है। सवाल उठता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। कंपनी के 3 जो है वो वर्टिकल हैं जो कि हैं रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज, सेपरेशन और ड्राइंग सिस्टम और साथ ही साथ प्लांट इंजीनियरिंग और सर्विसेज। इसकी वेबसाइट पर जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स वास्तव में किस तरह के दिखते हैं। बेसिकली कंज्यूमर से इसका कोई वास्ता नहीं है, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है तो कंपनी टू कंपनी यहाँ B2B यहाँ पे कंपनी माल बेचने की कोशिश करती है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट यूजिंग ग्लास लाइंड मटेरियल। जो ग्लास लाइंड मटेरियल होता है स्टेनलेस स्टील होता है और निकल एलॉय होता है। 3 जो है कंपोनेंट है, 3 जो है वो मेटल्स जो है कंपनी यूज करके इस प्रोडक्ट को बनाती है। तो आप ये देख लीजिए कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो कौन कौन हैं। एपिटोरिया फार्मा हो गया, ऑरोबिंदो फार्मा हो गया, CCL फूड हो गया, कोहोन्स, कैडिला, डेकन फाइन हो गया। तो ये सारी कंपनियां, डेकन फाइन केमिकल्स कंपनी हो गई, दसवीं लैब प्राइवेट लिमिटेड, लॉरेंस हो गया, ग्रैनुअल्स हो गया, मैक्लियोट्स हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। MSN लैबोरेटरीज, नेटको फार्मा, ऑनर, हेट्रो लैब्स, पिरामल है, हेजलो है। उसके बाद आप आ जाइए सैनवीरा बायोसाइंसेस, सुवेन है, टैग्रोस इंडिया, वैमसी। तो बहुत सारी कंपनियों को ये आपको प्रोडक्ट बेचते हुए नजर आ रही है। 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी की और 8 की 8 हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। कंपनी का जो सेल्स ऑफिस है दोस्तों वो है वडोदरा गुजरात के अंदर, अंकलेश्वर गुजरात के अंदर और मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्रा। और सेल्स टीम में कंपनी जो है वो जगाड़िया गुजरात, चेन्नई, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटका, विजयवाड़ा, आंध्रा और पैन इंडिया रीच कंपनी रखती है। और 30 सितंबर 2024 तक कंपनी का क्या 460 फुल टाइम एम्प्लॉइज है और 731 कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं। और ये रही दोस्तों कंपनी के द्वारा बताई गई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जिसमें कि कंपनी का ये कहना है कि कंपनी के पास है स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है कंपनी और कस्टमाइज प्रोडक्ट जो है इनोवेटिव रेंज तो है अपने कस्टमर्स के लिए देती है जो कि फार्मास्यूटिकल और केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं। और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है हैदराबाद में और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिटेबल ग्रोथ का भी। ये देख लीजिए कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके बारे में। और मैं यहाँ पे आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में
में बताता हूं कि कंपनी क्या बनाती है। देखिए ये है प्रोडक्ट्स जिसको लेकर के कंपनियां जो है इनसे संपर्क करती हैं, फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनियां। ग्लास लाइंड आरई रिएक्टर हो गया, ग्लास लाइंड सीई रिएक्टर है, दवा वगैरह बनाने में, केमिकल वगैरह बनाने में यहाँ पे प्रयोग होते हैं। ये सारे इक्विपमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ग्लास लाइंड हीटेड एक्सचेंज हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होता है दोस्तों, प्रयोग होता है। तो इससे कंज्यूमर का कोई वास्ता नहीं है, कंज्यूमर इसके बारे में नहीं जानता। सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम है, टर्बोइल क्रायोफिक्स है, 2 स्टेज प्रोपेलर है, प्रोपेलर आपको प्रोडक्शन के दौरान प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, स्मार्ट स्टील। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको या आम जनता को ये सब समझ में नहीं आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फार्मास्यूटिकल कंपनी और केमिकल कंपनियों के लिए एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। अब आइए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। 31 मार्च 2022 कंपनी के एसेट्स 298 करोड़, 23 में 347 करोड़, 24 में 665 करोड़ और 24 सितंबर में 756 करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स इनके जो है 2 गुने से ज्यादा हो चुके हैं। रेवेन्यू की बात करें जो कि टॉप लाइन जिसे हम कहते हैं 241 करोड़, 500 करोड़, ओ माय गॉड, ये 2x हो गया। और यहां पे आप बात करें 2024 में 549 करोड़, यानी यहां पे करीब करीब 10% उछाल आया 23 और 24 के बीच में। और अगर आप 6 महीने की बात करें तो 312 करोड़, 312 करोड़ को अगर आप डबल करें तो ये हो जाएगा 624। तो ग्रोथ कंपनी ने पिछले 3 साल में जबरदस्त की है। और अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 25 करोड़ का जो प्रॉफिट है 53 करोड़ हो जाता है। सेल डबल हुआ और यहां प्रॉफिट भी डबल होते हुए नजर आई। और अगर बात करें यहाँ पे 24 में तो 60 करोड़ और अभी फिलहाल 36, यानी अगर आप इसको डबल करेंगे तो ये 72 करोड़, ये भी अच्छा खासा आपको ग्रो करते हुए नजर आया। 20% के आसपास ग्रो कर सकता है टीटीएम बेसिस की अगर आप बात करें तो। 447 करोड़ का नेटवर्थ है, रिजर्व्स 261 करोड़ और टोटल बोरिंग कंपनी की अगर हम देखें तो 70 करोड़ के आसपास की बोरोइंग जो है 170 करोड़ हो गई। तो यहां ये मैटर ऑफ कंसर्न थोड़ा सा है दोस्तों। अगर बात करें कंपनी की साइज की तो 2792 करोड़ रुपए की कंपनी हाई प्राइस बैंड पर लिस्ट होगी। हाई प्राइस बैंड पर अगर लिस्ट होगी तो, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं देखने वाली बात होगी। आरओई 20%, आरओसीई 25% और डेट इक्विटी रेशियो वेल कंफर्टेबल पोजीशन में है 3.32। अब यहां बात करें रिटर्न ऑन नेट वर्थ की तो 20% ये भी है। और पैट मार्जिन कंपनी 10+ का बरकरार रखने में सफल है, जो कि B2B सेगमेंट में ये एक अच्छा फिगर मेरे हिसाब से है। और प्राइस टू बुक की बात करें तो 5.7। ईपीएस की दोस्तों बात करें पोस्ट आईपीओ की मैं बात करूंगा तो पोस्ट आईपीओ ईपीएस है 3.64 और कंपनी ने पीई मांगा हुआ है 38 का। तो बाकी कंपनियों की बात कर लेता हूं, यहां 38 में लिख देता हूं, 3.5 पर आपने मांगा 38 का। और जीएमएम फॉडलर यहां पे कंपटीशन में है, 40 का ईपीएस है और कंपनी मांग रही है, कंपनी का जो बाजार में चल रहा है इस समय पीई 30 का है। और एक्चुअली ग्लासकोट की बात करें तो 6.52 में ईपीएस और पीई 56.54। तो बाजार इन दोनों को अच्छा खासा पीई देने में यहां पे संकोच नहीं कर रहा है। थर्मेक्स की बात करें दोस्तों, यहां देखें आप तो थर्मेक्स 57 और 15 प्राज है। तो थर्मेक्स के हिसाब से अगर आप बात करें तो यहां पर 81 और प्राज 15 के ईपीएस पे 52 का पीई है। तो उस हिसाब से कंपनी ने सभी कंपनियों को देखा और उससे कम एक आपका जीएमएम फोल्डर से ज्यादा और बाकियों से कम यहाँ 38 का पोस्ट आईपीओ है। जबकि मुझे लगता है कि हाई प्राइस बैंड पर अगर लिस्ट होता है तो ये होगा, और अगर हाई प्राइस बैंड पर लिस्ट नहीं हुआ तो आप मान के चलिए कि 50 के आसपास का ये वैल्यूएशन बाजार इसको देगा। अब दोस्तों जो पैसा कंपनी के पास हो आएगा तो कंपनी उस पैसे का क्या करेगी, फंडिंग करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टूवर्ड्स परचेज ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट कंपनी को खरीदना है उसके लिए, और रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेगी जो 170 करोड़ रुपए से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है उसको। और उसके अलावा कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी होली ओन्ड मटेरियल सब्सिडरी में, जिसमें कि कंपनी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट करेगी टुवर्ड्स परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करेगी, जिसमें कि कंपनी एक्विजिशन और मर्जर भी करने वाली है और कॉर्पोरेट पर्पस से इस पैसे का प्रयोग होने वाला है। दोस्तों आज है 6 तारीख, पहला दिन था आईपीओ का और 140 रुपए का देखिए हाई प्राइस बैंड पे 93 रुपए की जीएमपी फिलहाल चल रही है। हालांकि 97 रुपए तक ये हाई मार चुकी है, लेकिन फिर भी 66% जो कि 69% से जो हाई था उससे कम है, तो 66% फिर भी कम नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग ये जो कंपनी है ये B2B सेगमेंट में काम कर रही है और B2B सेगमेंट में एक वैल्यू चेन का हिस्सा है। वैल्यू चेन जो एक चीज होती है जिसमें कि मटेरियल जो सप्लायर होते हैं और कंपनियां जो होती है उसे यूज करती हैं, और ये वैल्यू चेन का जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी और प्लस केमिकल कंपनी के लिए ये काम करते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ B2B सेगमेंट में एक आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि कंपनियां जो होती हैं जो कि प्रोडक्ट लेती हैं
वो अपने सप्लायर को जिंदा रखती हैं। ये मैं अच्छी तरह से इस बात को कंफर्म करना चाहूंगा आपसे कि कंपनियां अपने सप्लायर को टच नहीं करती, यानी कि या तो उन्हें वो एक्वायर कर लेती हैं या फिर उन्हें जिंदा रखती हैं। तो यहां पर जो आपको पैट मार्जिन है 10%, यही मार्जिन 8 से लेके 12, मैं कहता हूं 10 नहीं, 8 से लेके 12% तक आपको वो देती रहेंगी और आपको वो जिंदा रखी रहेंगी। अब जहां तक कंपनी का रिस्क है, रिस्क फैक्टर जो कि कंपनी ने आरएचपी में दिए हैं, उसके हिसाब से मैं यहां पे आपको डिस्कस ये करना चाहता हूं कि कंपनी का जो मुख्य रूप से कारोबार है, 80% से ज्यादा कंपनी खुद भी कह रही है कि इसके कस्टमर्स जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं और साथ ही साथ केमिकल कंपनियां हैं। इन्हीं दोनों से और खास करके फार्मास्यूटिकल से 80% से ज्यादा कारोबार कंपनी कर रही है। तो अगर फार्मास्यूटिकल कंपनियों में कोई भी दिक्कत आती है ना दोस्तों, तो यहां पर सीधा सीधा आपका जो बिजनेस है, यानी कि स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का जो बिजनेस है, वो पूरी तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर डिपेंड रहेगा और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनका बिजनेस पूरी तरह से हैम्पर हो जाएगा। बाकी इन द पास्ट कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो रहा है, तो नेगेटिव कैश फ्लो रहा है तो उस आधार पे इन फ्यूचर भी नेगेटिव कैश फ्लो हो सकता है। ये कंपनी के आरएचपी में कंपनी ने डिक्लेयर किया है। कंपनी का पूरा बिजनेस जो है स्किल्ड लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी जब तक रहेगी तो कंपनी का बिजनेस अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन जो है वो महंगे रखे हैं कंपनी ने और वैल्यूएशन में 38 का पोस्ट आईपीओ कंपनी ने फिलहाल मांगा हुआ है। हाई प्राइस बैंड पर कैलकुलेट करने पर ये आता है। रेवेन्यू की जहां तक बात है दोस्तों, तो रेवेन्यू कंपनी ने अच्छा शो किया है। लास्ट 3 इयर्स का जो ग्रोथ है वो जबरदस्त है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो मार्जिन है वो भी लास्ट 3 इयर्स का जो है वो अच्छा खासा कंपनी ने रजिस्टर किया हुआ है। तो लास्ट 3 इयर्स का कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैल्यूएशन कंपनी ने उसी हिसाब से रखे हैं। इंडस्ट्री के को मैच कराते हुए, इंडस्ट्री की कंपनियों को मैच कराते हुए कंपनी ने सस्ता वैल्यूएशन नहीं रखा है। एक आजकल जितने भी आईपीओ आते हैं वो चीप नहीं होते हैं। कंपनी के जो भी प्रमोटर्स निकलते हैं वो महंगा आईपीओ अपना जो है कि पूरा वसूल करते हैं पैसा और उसके बाद ही वो एग्जिट करते हैं। तो उसी तरह से यहां पर भी है दोस्तों। लेकिन दूसरे लोग जो कि कंपनी का मेंबर बनना चाहते हैं वो भी अच्छा खासा पैसा देकर के आराम से कंपनी के शेयर्स लेने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि कंपनी अच्छा करेगी और उनके भी वेल्थ बनेंगे। ऐसा आपको कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उससे भी आपको पता चल जाएगा। यहां पर 60% से भी ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये लिस्टिंग होगी। तो ऐसी संभावना है कि 60% प्लस की यहां पे लिस्टिंग हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं देखूं यहां पे किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी तरह का आप यहां पे बाय या फिर कोई भी तरह का सेल इसे ना ले दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यहां पर लिस्टिंग होने की प्रबल संभावना इस आईपीओ में है। छोटा आईपीओ, छोटे साइज का आईपीओ है, 400 करोड़ मात्र चाहिए। तो आपने देखा था कि दिसंबर के महीने में जितने भी आईपीओ आए थे, छोटे छोटे जो आईपीओ आए थे, उसको बाजार ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। 400 करोड़ रुपए तो यूं ही भर जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो लिस्टिंग गेन होने की संभावना दोस्तों जबरदस्त है और मुझे लगता है कि 30 से 40% तो एटलीस्ट होगा ही होगा। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है, आई मीन होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में मैं उसे छोड़ता हूं। रही बात दोस्तों लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में जगह बनाने की, ये मेरे अपने विचार हैं, किसी भी तरह से मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो और भी अच्छी कंपनियां यहां इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑलरेडी लिस्टेड हैं। तो अगर आप फिर से उन कंपनियों को छोड़ के एक रिस्क का प्रोफाइल लेके चलना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, रिस्की निवेशकों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों। बाकी किसी भी तरह का डिसीजन अगर आपको दोस्तों लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करिएगा। इसमें इस वीडियो में दोस्तों जो भी मैंने बताया है ये केवल मेरा अपना ओपिनियन है, एक एजुकेशन पर्पस से बनाया गया ये वीडियो है। किसी भी तरह का बाय और सेल का कोई भी यहां रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। वीडियो में मेहनत लगती है दोस्तों, लाइक जरूर किया करें और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।